कहानी की शुरुआत में हम एक 5 साल की बच्ची को देखते हैं जिसे जुवेनाइल प्रिजन में कैद कर लिया जाता है और पूरे 13 साल बाद जब वो 18 साल की हो जाती है तब उसे छोड़ दिया गया। आगे हमें पता चला कि उस लड़की की फैमिली में से कोई नहीं बचा था। प्रिजन से बाहर निकलने पर लड़की को बस इतना पता चला कि उसके फादर ने मरने से पहले उसके लिए एक लकड़ी का बॉक्स छोड़ा था। अब वो लड़की जिसका नाम एमिली है, उसने जैसे ही बॉक्स खोला तब उसमें $50 मिलियन का एक चेक मिला और साथ ही एक फुल्ली ग्रो कंपनी के 49% शेयर भी मिलते हैं। इन सब के अलावा एमिली को बॉक्स में से एक लेटर भी मिला जो उसके पिता ने लिखा था। लेटर पढ़ने पर एमिली को पता चला कि उसकी फैमिली को किस तरह बर्बाद किया गया था। उस लेटर के साथ एक फोटो भी अटैच की गई थी जिसमें काफी सारे लोग थे और कहीं न कहीं एमिली के परिवार को बर्बाद करने में उन सभी का हाथ था। एमिली के पिता ने आगे लिखा था कि उन सभी ने मिलकर उनकी फैमिली को बर्बाद किया, लेकिन उसके पिता चाहते थे कि एमिली उन सबको माफ करके एक आम जिंदगी जिए। लेकिन एमिली उस फोटो को ध्यान से देखती है और कसम खाती है कि वो एक एक करके उन सब से बदला लेगी। अब एमिली के पास काफी सारा पैसा था और साथ ही एक अच्छी कंपनी के काफी सारे शेयर भी थे, इसीलिए वो बीच के किनारे एक खूबसूरत विला रेंट पर लेती है जहाँ उसके पेरेंट्स छुट्टियों में हमेशा उसे ले जाया करते थे। वहाँ जाने पर एमिली की बचपन की यादें ताज़ा हो गई। आगे हमें पता चला कि उस विला की करंट ओनर जिसका नाम लीडिया है वो भी उन लोगों में से एक है जिन्होंने उसके परिवार को बर्बाद किया था। इसीलिए अगले दिन एमिलिया लीडिया का पीछा करते हुए एक होटल में पहुंच गई। तभी एमिली को कॉनराड ग्रेसन नाम का एक आदमी होटल में आते हुए दिखा, जिसे देखकर एमिली चौंक गई क्योंकि कॉनराड भी उन लोगों में से एक है। तब एमिली को पता चला कि लीडिया और कॉनराड उस होटल में क्यों आए हैं। इसीलिए वो अपना दिमाग चलाती है और होटल की वेट्रेस बनकर कॉनराड के रूम में जाती है और उसके सूप में कुछ मिलाकर वहाँ से चली जाती है। अब सूप पीने के कुछ ही देर बाद कॉनराड को हार्ट अटैक आ गया और वो वहीं पर गिर गया, जिसके बाद उसे तुरंत एम्बुलेंस में डालकर हॉस्पिटल ले जाया जाता है। वही लीडिया भी काफी डरी हुई थी और कॉनराड को हॉस्पिटल जाते हुए देख रही थी और एमिली ये सब दूर खड़ी होकर देख रही थी। तब एमिली लीडिया के पास गई और पूछा कि उसके हस्बैंड को क्या हुआ और वो चाहे तो एमिली उसकी मदद कर सकती है, लेकिन तभी लीडिया वहाँ से भाग गई। अब लीडिया वहाँ से इसीलिए भाग गई क्योंकि वो कॉनराड की वाइफ नहीं थी और वो नहीं चाहती थी कि किसी को भी उनके अफेयर के बारे में पता चले, लेकिन एमिली को उनके अफेयर के बारे में पहले से पता था। आगे हम विक्टोरिया नाम की एक औरत को देखते हैं जो कॉनराड की वाइफ है। उसे कॉनराड की हालत के बारे में पता चलते ही वो भागती हुई हॉस्पिटल पहुंच गई। तब विक्टोरिया को पता चला कि उसके हस्बैंड को हार्ट अटैक नहीं आया बल्कि उसे फूड पॉइजनिंग हुई थी और अब वो पूरी तरह ठीक है। तब विक्टोरिया के मन में सवाल आता है कि कॉनराड तो गोल्फ खेलने गया था तो अचानक उसे फूड पॉइजनिंग कैसे हुई। तभी अचानक विक्टोरिया का ध्यान होटल के उन पजामास पर गया जो कॉनराड ने लीडिया के साथ मजे करने के बाद पहना था। उन कपड़ों को देखकर विक्टोरिया समझ गई कि कॉनराड उस होटल में किसी के साथ यामाकाटा करने गया था। इसीलिए वो कॉनराड को गुस्से से देखती है और कहती है कि ये गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। वही दूसरी तरफ एमिली अपनी एक दोस्त की मदद से एक चैरिटी इवेंट में इंटर करती है और जानबूझकर विक्टोरिया से मिलती है। तब विक्टोरिया एमिली को अपनी बेस्ट फ्रेंड से मिलवाती है जो कोई और नहीं बल्कि लीडिया थी। अब जैसे ही लीडिया ने एमिली को वहाँ देखा उसके होश उड़ गए। तब एमिली बताती है कि वो लोग एक दिन पहले मिल चुके हैं, जिसके बाद एमिली लीडिया से उसके हस्बैंड की तबीयत के बारे में पूछने लगी, जबकि एमिली को पता था कि कॉनराड लीडिया का नहीं बल्कि विक्टोरिया का हस्बैंड है। ये सुनकर विक्टोरिया लीडिया की तरफ देखने लगी और वो समझ गई कि उस रात उसका हस्बैंड कॉनराड जिस लड़की के साथ होटल में था वो उसकी बेस्ट फ्रेंड लीडिया ही थी। इसीलिए विक्टोरिया लीडिया की दी हुई महंगी पेंटिंग उसे वापस कर देती है और सिक्योरिटी को ऑर्डर देती है कि वो लीडिया को इवेंट से बाहर कर दे, जिसके बाद लीडिया खुद ही वहाँ से चली गई और तब उन दोनों की सालों पुरानी दोस्ती खत्म हो गई। एमिली ने लीडिया से अपना बदला ले लिया था और अब उसका अगला टारगेट विक्टोरिया का इकलौता बेटा डेनियल है। दरअसल एमिलिया के फादर विक्टोरिया पर सबसे ज्यादा भरोसा करते थे, लेकिन सबसे पहले विक्टोरिया ने ही उनके फादर के खिलाफ गवाही दी थी। अब विक्टोरिया के फादर को कैसे फंसाया गया ये हमें वीडियो में आगे पता चलेगा। रात होने पर एमिली जब अपने घर पर थी तब एक आदमी एमिली के घर में चुपके से इंटर करता है, लेकिन एमिली ने उसे अंदर आते देख लिया, इसीलिए वो आदमी पर हमला कर देती है। तब वो आदमी अपना नाम नोलन बताता है और एमिली को याद आता है कि जब वो 13 साल बाद प्रिजन से रिहा हुई थी
थी तब नोलन ही उसे पिकअप करने आया था और उसी ने एमिली को वो लकड़ी का बॉक्स दिया था जो एमिली के फादर उसके लिए छोड़ कर गए थे। आगे एमिली नोलन से उसके घर में घुसने का कारण पूछती है। तब नोलन बताता है कि वो एमिली की मदद करना चाहता है, लेकिन एमिली को किसी की मदद की जरूरत नहीं थी, इसीलिए वो नोलन की मदद लेने से साफ मना कर देती है। तब वो एमिली को धमकाते हुए कहता है कि अगर उसने नोलन की मदद नहीं ली तो शायद नोलन उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाएगा, क्योंकि वो एमिली के बारे में सब कुछ जानता है। तब एमिली सोच विचार करने के बाद मान गई। अब एमिली का पहला टास्क डेनियल के करीब आना था, इसीलिए अगले दिन वो पोलो के ग्राउंड में पहुंच गई जहां डेनियल पोलो खेल रहा था और वो पोलो मैच डेनियल की माँ विक्टोरिया ने ऑर्गेनाइज किया था। इसीलिए एमिली और विक्टोरिया साथ बैठकर डेनियल को खेलते हुए देख रहे थे। लेकिन तभी वहाँ बिल नाम का एक आदमी विक्टोरिया से मिलने आता है, जिसे देखकर एमिली चौंक गई, क्योंकि बिल एमिली के फादर का बेस्ट फ्रेंड हुआ करता था। वही बिल ने भी एमिली को बचपन में देखा था, इसीलिए वो एमिली को पहचान नहीं पाता। इसीलिए वो बिल से बिजनेस से रिलेटेड बातें करती है, जिसे सुनकर और एमिली की खूबसूरती देखकर बिल उसे डिनर पर इनवाइट करता है। लेकिन बिल के जाने के बाद एमिली समझ गई कि वो भी उनमें से एक है जिन्होंने उसके फादर को धोखा दिया। इसीलिए अगले दिन एमिली बिल की कंपनी में एक इन्वेस्टर बनकर गई ताकि वो बिल का भरोसा जीत सके। वही एमिली की बातें सुनकर बिल समझ गया कि एमिली काफी ज्यादा अमीर है, इसीलिए बिल उसे अपनी कंपनी के प्रॉफिट्स के बारे में बताने लगा ताकि वो एमिली से अपनी कंपनी में ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करवा सके। लेकिन एमिली को पता था कि उसे आगे क्या करना है, इसीलिए वो बिल की कंपनी में इन्वेस्ट करने से मना कर देती है और वहाँ से चली जाती है। तभी एमिली को कॉल आया कि वो जिस विला में रेंट पर रह रही थी उसे किसी ने खरीद लिया। ये सुनकर एमिली को शॉक लगा और वो सोचते हुए अपनी कार में बैठने लगी। तभी उसकी कार में नोलन भी आकर बैठ जाता है और बताता है कि वो विला उसी ने खरीदा है और साथ ही उसने वो विला एमिली के नाम पर ट्रांसफर कर दिया ताकि उसे आगे अपना काम करते समय परेशानी न उठाना पड़े। लेकिन नोलन की इस हरकत से एमिली थोड़ा परेशान हो गई, क्योंकि उसे बिल्कुल भी नहीं पता था कि आखिर नोलन उसकी मदद क्यों कर रहा है। फिर एमिली और नोलन बात करते हुए कहीं जा रहे थे। तभी रोड के किनारे एक फरारी आकर रुकी, जिसे देखकर एमिली जल्दी से नोलन के गले लग गई। तभी उस कार से बिल उतरता है और उन्हें गले मिलते हुए देख लेता है। फिर एक रेस्टोरेंट में चला जाता है। अगले सीन में हम उसी रेस्टोरेंट में एमिली और बिल को बैठा देखते हैं। तब बिल एमिली से उसकी रिलेशनशिप के बारे में पूछने लगा, लेकिन एमिली जानबूझकर टॉपिक चेंज कर देती है और बिल को एक सेलुलर कंपनी के स्टॉक खरीदने की सलाह देती है। एमिली बताती है कि उसे अंदर से खबर मिली है कि उस सेलुलर कंपनी के स्टॉक तेजी से ऊपर जाने वाले हैं। लेकिन बिल को अब भी एमिली पर भरोसा नहीं था, इसीलिए वो एमिली की बात नहीं मानता। लेकिन अगले दिन न्यूज के जरिए बिल को पता चला कि नोलन्स ग्लोबल ग्रुप और उस सेलुलर कंपनी के बीच पार्टनरशिप होने वाली है और इस खबर के बाद उस सेलुलर कंपनी के स्टॉक तेजी से बढ़ने लगे। यहाँ हमें ये भी पता चला कि नोलन भी एक रिच बिजनेसमैन है। अब ये न्यूज देखने के बाद बिल को बहुत पछतावा होता है और वो सोचता है कि उसे एमिली की बात मान लेनी चाहिए थी। तभी उसे एमिली का कॉल आता है और वो बिल को अपना सारा पैसा उसी सेलुलर कंपनी के स्टॉक में इन्वेस्ट करने कहती है। अब बिल को पता था कि ये उसके लिए काफी बड़ा रिस्क हो सकता है, लेकिन वो इस बार एमिली पर भरोसा कर लेता है और अपनी कंपनी के सारे इन्वेस्टमेंट फंड का इस्तेमाल करके सेलुलर कंपनी के शेयर खरीद लेता है। जिसके बाद बिल रातों रात अमेरिका का रिचेस्ट बिजनेसमैन बनने के सपने देखने लगा। लेकिन तभी नोलन का एक वीडियो इंटरनेट पर अपलोड होता है, जिसमें वो बताता है कि वो किसी सेलुलर कंपनी के साथ टाई अप नहीं कर रहा और न्यूज में जो दिखाया जा रहा है वो बस एक अफवाह है। अब जैसे ही नोलन का ये वीडियो इंटरनेट पर सर्कुलेट होता है, उसके तुरंत बाद उस सेलुलर कंपनी के शेयर तेजी से नीचे गिरने लगे और कुछ ही समय में बिल का सारा इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो खाली हो गया। तब बिल अपने स्टाफ से कहता है कि ये बात ऑफिस से बाहर नहीं जानी चाहिए, वरना वो उन्हें जॉब से निकाल देगा, क्योंकि अगर ये बात बाहर आ गई तब कोई भी बिल की कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करेगा और वो पूरी तरह से डूब जाएगा। लेकिन तभी हम एमिली के हाथ में इन्वेस्टर की एक लिस्ट देखते हैं। वो एक एक करके सभी इन्वेस्टर्स को कॉल करके बिल की कंपनी की करंट अपडेट दे देती है, जिस वजह से न्यूज बाहर लीक हो गई और बिल पूरी तरह बर्बाद हो गया। जिसके बाद बिल के खिलाफ सभी इन्वेस्टर कंप्लेन कर देते हैं और बिल को जेल जाना पड़ता है। कहानी में आगे हम देखते हैं विक्टोरिया को एमिली पर शक होने लगा, इसीलिए वो एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर हायर करती है ताकि वो
वो एमिली के फैमिली बैकग्राउंड के बारे में पता लगा सके। तब उसे पता चला कि एमिली काफी रिच फैमिली से बिलोंग करती है। ये जानने के बाद विक्टोरिया एमिली के बारे में और भी कुछ जानना चाहती थी, इसीलिए वो एमिली को अपने मेंशन पर इनवाइट करती है। अगले दिन एमिली विक्टोरिया के मेंशन जाती है और उससे बात करने ही वाली होती है। तभी पीछे से विक्टोरिया का हस्बैंड कॉनराड सेनेटर किंग्सली के साथ वहाँ पहुँच गया। किंग्सली को देखकर एमिली पहचान जाती है कि उसी ने 13 साल पहले उसके फादर को कोर्ट में जानबूझकर गिल्टी प्रूफ किया था, जिसके बाद उसके फादर पूरी तरह बर्बाद हो गए और किंग्सली पब्लिक के बीच हीरो बन गया। तब से उसका पॉलिटिकल करियर चमक उठा और अब वो इलेक्शन कैंपेन की तैयारी कर रहा है। जिसके बाद एमिली अपने घर चली गई और किंग्सली के बारे में सोचने लगी। उधर किंग्सली विक्टोरिया और कॉनराड के घर खाना खा रहा था। तब उसका पीए किंग्सली को अकेले में बुलाता है और उसे टैब में एक वीडियो दिखाता है जिसमें वो एक बिल्डिंग में जा रहा है। वो वीडियो देखने के बाद किंग्सली के चेहरे के रंग उड़ गए और वो तुरंत दूसरे कमरे में चला गया। ये देखकर कॉनराड भी समझ गया कि कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए वो किंग्सली के पास जाकर पूछताछ करता है कि वो इतना डरा हुआ क्यों है, लेकिन किंग्सली कॉनराड को कुछ नहीं बताता। तभी अचानक किंग्सली के टैब पर दूसरा वीडियो आता है जिसमें वो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ इंटीमेट हो रहा था। ये देखकर किंग्सली घबरा गया। तब कॉनराड उसे पूरी बात बताने कहता है। अब किंग्सली के पास कोई रास्ता नहीं बचा था, इसलिए वो कॉनराड को अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के बारे में बता देता है कि कोई उसके पुराने सीक्रेट जानता है। किंग्सली कहता है कि वो जो कोई भी है वो उसका पूरा पॉलिटिकल करियर बर्बाद करना चाहता है। अब सामने सारे फंड रेजर जमा होते हैं। तब किंग्सली स्पीच देने वाला था, लेकिन वो काफी डरा हुआ था। फिर भी वो स्टेज पर आता है। अब जैसे ही स्पीच रीड करने के लिए किंग्सली ने अपना टैब खोला, तब उसके होश उड़ गए क्योंकि किसी ने उसकी स्पीच के साथ छेड़छाड़ कर दी थी और उसके टैब पर लिखा आ रहा था कि एक ऐसी लड़की पर ध्यान दो जिसने रेड ड्रेस पहनी है। साथ ही हैप्पी फादर्स डे भी लिखा था। तभी उस इवेंट में एक प्रेग्नेंट लेडी आती है जिसने रेड ड्रेस पहनी हुई थी। वो लेडी किंग्सली को देखकर काफी खुश थी, लेकिन तभी किंग्सली का असिस्टेंट सिक्योरिटी को इशारा करता है, जिसके बाद उस लेडी को वहाँ से बाहर निकाल दिया गया। लेकिन ये सब देखकर किंग्सली काफी ज्यादा परेशान हो गया था क्योंकि वहाँ आए सभी लोगों ने उस लेडी को देख लिया था। अब किंग्सली के पास उसकी स्पीच भी नहीं थी और ऑलरेडी वहाँ काफी डैमेज हो चुका था। इसीलिए किंग्सली माइक पर आता है और सबको बताता है कि वो इलेक्शन से विड्रॉ कर रहा है और वो दोबारा कभी इलेक्शन नहीं लड़ेगा। मतलब किंग्सली का पॉलिटिकल करियर पूरी तरह बर्बाद हो गया। जिसके बाद किंग्सली बैक स्टेज जाकर कॉनराड से बात करता है और हमें पता चला कि रेड ड्रेस में जो लेडी वहाँ आई थी वो किंग्सली की एक्स गर्लफ्रेंड थी। आगे असिस्टेंट बताता है कि किंग्सली की गर्लफ्रेंड वहाँ इसीलिए आई थी क्योंकि उसे वहाँ किंग्सली ने इनवाइट किया था। ये सुनकर किंग्सली के पैरों तले जमीन खसक गई क्योंकि उस लेडी को किंग्सली ने इनवाइट नहीं किया था। असिस्टेंट आगे बताता है कि किंग्सली ने ही उसे टेक्स्ट और ईमेल किए थे, यहाँ तक कि उसने अपने नाजायज बच्चे के लिए पैसे भी भेजे और किंग्सली ने उसे प्रॉमिस किया था कि वो अपनी वाइफ को छोड़कर अपनी एक्स से शादी करेगा। आगे असिस्टेंट बताता है कि किंग्सली ने ही उसे वो रेड ड्रेस और साथ ही प्लेन की टिकट भी भेजी थी, इसीलिए उसकी एक्स इवेंट में आ गई। ये सुनकर किंग्सली को शॉक लगा क्योंकि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। वही दूसरी तरफ हम एमिली के घर में उसे और नोलन को बात करते हुए सुनते हैं और हमें पता चला कि ये सारा प्लान उन दोनों ने मिलकर बनाया था। दरअसल नोलन ने किंग्सली का कंप्यूटर हैक कर लिया था, जिसके बाद एमिली ने किंग्सली के प्राइवेट वीडियो उसके टैब में प्लान कर दिए। दरअसल एमिली ने वो पूरी बिल्डिंग ही खरीद ली थी जिसमें किंग्सली की एक्स रहती थी, इसीलिए बिल्डिंग के कैमरा का एक्सेस भी एमिली को मिल गया था और बस यही से किंग्सली के डाउनफॉल की शुरुआत हुई। एमिली आगे बताती है कि उसने वो स्कैंडल वाले वीडियो सभी मीडिया आउटलेट को भी सेंड कर दिए क्योंकि वो किंग्सली को पूरी तरह बर्बाद होते हुए देखना चाहती है। ये सुनकर नोलन स्माइल करता है, लेकिन अब नोलन को एक बात तो समझ में आ गई थी कि एमिली जितनी सीधी दिखती है उतनी ही ज्यादा खतरनाक है। वही दूसरी तरफ कॉनराड का असिस्टेंट बताता है कि किंग्सली की एक्स को जिसने ईमेल भेजा था अब तक उसका कोई पता नहीं चला, लेकिन इतना पता चला है कि वो सारे ईमेल कॉनराड के कंप्यूटर से भेजे गए थे। ये सुनकर अब कॉनराड भी परेशान हो गया और सोचने लगा कि ऐसा कौन है जो उन्हें बर्बाद करना चाहता है। कहानी में आगे हम देखते हैं एमिली हमेशा की तरह अपने फ्रेंड के घर पर गई जो ग्रेसन फैमिली के लिए एक इवेंट ऑर्गेनाइज कर रही थी। तब एमिली को पता चला कि विक्टोरिया एक प्राइवेट टी सेशन होस्ट करने वाली है जिसमें एक खास गेस्ट को बुलाया जाएगा। दरअसल वो खास गेस्ट एक साइकोलॉजिस्ट है और ये वही लेडी है जिसने एमिली को 13 साल पहले जुवेनाइल प्रिजन में भेजा था। तब एमिली
एमिली भी उस इवेंट में जाने के लिए साइन अप कर लेती है। ये देखकर विक्टोरिया भी चौंक गई कि आखिर एमिली का उस सेशन में क्या काम है। अब बहुत जल्द टी सेशन शुरू होता है और वहाँ जितने भी गेस्ट थे उनमें से ज्यादातर उसी डॉक्टर के पुराने पेशेंट थे। तब डॉक्टर स्क्रीन पर अपने अचीवमेंट्स के बारे में बताती है, लेकिन तभी प्रेजेंटेशन वीडियो अपने आप बंद हो जाता है और उसकी जगह डॉक्टर के थेरेपी सेशन के वीडियो शुरू हो जाते हैं जो काफी ज्यादा कॉन्फिडेंशियल होते हैं, क्योंकि उस समय पेशेंट अपने प्राइवेट मूवमेंट या सीक्रेट शेयर करते हैं। एमिली भी ये सब देखकर चौंक गई, क्योंकि वहाँ बैठे सभी पेशेंट की पोल पट्टी खुल रही थी। उन्हीं वीडियो में से एक क्लिप विक्टोरिया की भी थी, जिसमें विक्टोरिया डॉक्टर को बता रही थी कि कभी कभी उसे ऐसा लगता है कि बेटी पैदा करना बहुत बड़ी गलती थी। उस समय विक्टोरिया की बेटी भी वही बैठी थी और अपनी माँ विक्टोरिया के मुँह से ये सब सुनकर उसे रोना आ गया, इसीलिए वो वहाँ से नाराज होकर चली गई। वही विक्टोरिया को लग रहा था कि डॉक्टर ने वो वीडियो जानबूझकर सबके सामने दिखाया, इसीलिए वो डॉक्टर पर भड़क गई। लेकिन मजे की बात तो ये थी कि डॉक्टर खुद हैरान थी कि ये सब कैसे हो रहा है। तब विक्टोरिया गुस्से से कहती है कि वो डॉक्टर की जिंदगी बर्बाद कर देगी। आगे विक्टोरिया अपने असिस्टेंट को कॉल करके डॉक्टर पर नजर रखने कहती है, क्योंकि डॉक्टर को उसके काफी सारे पुराने सीक्रेट पता है और विक्टोरिया को डर था कि कहीं डॉक्टर उसके सीक्रेट सबके सामने एक्सपोज न कर दे। वही दूसरी तरफ एमिली जब अपने घर पहुंची तब नोलन उसका वहाँ वेट कर रहा था। एमिली के घर पहुंचने के बाद नोलन उसके लिए तालियां बजाने लगा। तब हमें पता चला कि ये सब एमिली का प्लान था, क्योंकि उसका अगला टारगेट वही डॉक्टर है। दरअसल एमिली काफी दिनों से उस डॉक्टर से थेरेपी लेने का नाटक कर रही थी। तब उसे पता चला कि डॉक्टर के पास उसके सभी पेशेंट के रिकॉर्डेड वीडियो है। जिसके बाद एमिली ने अपनी टेक स्किल का इस्तेमाल करके वो सारी फुटेज कॉपी कर लिए और जब उसे अपनी फ्रेंड से टी सेशन के बारे में पता चला तब एमिली ने भी उस इवेंट में साइन अप कर लिया और अपनी फ्रेंड के पास जाकर उसकी प्रेजेंटेशन डिस्क को पेशेंट्स के रिकॉर्डेड वीडियो से बदल दिए। और जब वो फुटेज शुरू हुई तब सबसे पहली फुटेज खुद एमिली की थेरेपी सेशन से शुरू हुई, जिसे देखकर एमिली चौंकने का नाटक करने लगी ताकि किसी को भी उस पर शक न हो। लेकिन एमिली को ये नहीं पता था कि उसे प्रिजन भेजने के पीछे की असली मास्टरमाइंड डॉक्टर नहीं बल्कि विक्टोरिया थी। फिर हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें विक्टोरिया उस डॉक्टर से पहली बार मिलती है और कहती है कि वो डॉक्टर को एक क्लिनिक खोल कर देगी, लेकिन बदले में डॉक्टर को एक छोटी बच्ची का ख्याल रखना होगा। अब कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है और हम देखते हैं कि विक्टोरिया असली मास्टरमाइंड का पता लगाने की कोशिश कर रही है जिसने उसका टी सेशन खराब किया। लेकिन तभी विक्टोरिया के दरवाजे पर पुलिस आ गई और उन्हें देखकर विक्टोरिया को लग रहा था कि शायद उसकी बेटी ने खुद के साथ कुछ गलत कर लिया। लेकिन तभी पुलिस वाले बताते हैं कि किसी ने डॉक्टर को किडनैप कर लिया और उसके कंप्यूटर से हार्ड ड्राइव भी चुरा ली। आगे पुलिस वाले बताते हैं कि टी पार्टी में काफी सारे लोगों ने सुना था जब विक्टोरिया ने डॉक्टर को उसकी जिंदगी बर्बाद करने की धमकी दी थी, इसीलिए पुलिस को विक्टोरिया पर शक होने लगा कि शायद डॉक्टर को किडनैप करने में विक्टोरिया का हाथ है। तब विक्टोरिया खुद को बचाते हुए बताती है कि उसने वो सब गुस्से में कहा था। उधर एमिली और नोलन बार में बैठकर ड्रिंक कर रहे थे। तभी वो लोग टीवी में डॉक्टर की किडनैपिंग की न्यूज देखने लगे, जिसमें एंकर बताता है कि जिस वेबसाइट पर सारे पेशेंट की कॉन्फिडेंशियल फुटेज अपलोड की गई है उसी के ओनर ने डॉक्टर को किडनैप किया होगा और डॉक्टर का पता बताने वालों को इनाम दिया जाएगा। ये न्यूज देखने के बाद एमिली और नोलन एक दूसरे को देखने लगे। अगले सीन में हमें एक बंद वेयर हाउस दिखाया जाता है जिसमें एक औरत के चिल्लाने की आवाज आ रही थी और वो औरत और कोई नहीं बल्कि डॉक्टर थी। लेकिन अगले दिन न्यूज में दिखाया जाता है कि किसी अनजान इंसान के टिप मिलने के बाद डॉक्टर को बचा लिया गया। लेकिन जब विक्टोरिया ने वो न्यूज देखी तब उसके चेहरे के रंग उड़ गए, क्योंकि जिस वेयर हाउस से डॉक्टर को बचाया गया था वो ग्रेसन फैमिली के नाम पर रजिस्टर है। अब विक्टोरिया को पता था कि उनकी रेपुटेशन पर इस बात का काफी असर पड़ेगा, इसीलिए पब्लिक का माइंड डाइवर्ट करने के लिए विक्टोरिया एक चैरिटी इवेंट होस्ट करती है, वो भी ऐसे लोगों की फैमिली के लिए जो लोग एक प्लेन क्रैश में मारे गए थे और उनका इल्जाम एमिली के फादर पर लगाया गया था। अब एमिली भी विक्टोरिया की अच्छी दोस्त बन गई थी, इसीलिए उसे भी इवेंट में इनवाइट किया गया था। लेकिन एमिली को इनविटेशन मिलते ही उसे विक्टोरिया पर गुस्सा आने लगा, क्योंकि उसी केस में एमिली के फादर को फंसाया गया था। लेकिन फिर भी एमिली इनविटेशन एक्सेप्ट कर लेती है और जाने की तैयारी करती है। तभी उसके घर लीडिया पहुंच गई। वो एमिली को अपना पुराना घर वापस खरीदने कहती है, लेकिन एमिली ने वो विला बेचने से साफ मना कर दिया। अब लीडिया एमिली को पहले ही पसंद नहीं करती थी, क्योंकि उसकी वजह से उसका और कॉर्नाट का अफेयर सबके
सामने आ गया था। इसीलिए लीडिया एमिली से कहती है कि हर किसी का एक सीक्रेट होता है और बहुत जल्द वो भी एमिली का कोई सीक्रेट पता कर लेगी। आगे लीडिया विक्टोरिया की पार्टी में बिना इनवाइट किए पहुंच गई और उससे अपनी गलती के लिए माफी मांगने लगी। लेकिन विक्टोरिया के लिए एक ऐसी औरत को माफ करना इतना आसान नहीं था जिसने उसे धोखा दिया। तभी वहाँ एमिली भी पहुंच गई। वो लीडिया से कहती है कि वो उसका पुराना घर वापस उसे नहीं बेचने वाली, इसीलिए वो घर का सपना देखना छोड़ दे। तब लीडिया वहाँ से गुस्से में चली गई। आगे विक्टोरिया अपने हस्बैंड कोर्नाड से झगड़ा करती है और उसे पता चला कि कोर्नाड ने लीडिया के अकाउंट में $10 मिलियन ट्रांसफर किए। इसीलिए वो कोर्नाड से पूछती है कि उसने लीडिया के अकाउंट में इतने पैसे ट्रांसफर क्यों किए। तब कोर्नाड जवाब देता है कि वो विक्टोरिया को बचाना चाहता है। दरअसल लीडिया को 13 साल पहले हुए प्लेन क्रैश का सच पता है। आगे कोर्नाड कहता है कि लीडिया ने इतना बड़ा सीक्रेट अब तक किसी को नहीं बताया है और उसके लिए $10 मिलियन काफी छोटी रकम है। ये सुनकर विक्टोरिया कोर्नाड को थप्पड़ मारती है और वहाँ से चली जाती है। उस रात कोर्नाड गुस्से में लीडिया के घर पहुँच गया और पूछने लगा कि इतना सब होने के बाद वो विक्टोरिया से मिलने उसके घर क्यों गई थी। जिस पर लीडिया बताती है कि वो बस विक्टोरिया से अपनी गलती की माफी मांगने आई थी ताकि सब कुछ पहले जैसा हो जाए। आगे लीडिया कोर्नाड को धमकी देती है कि अगर अगले दिन तक कोर्नाड ने उसकी सारी डिमांड पूरी नहीं की तब वो मीडिया के सामने कोर्नाड और विक्टोरिया का सच बता देगी कि उन्होंने 13 साल पहले क्या किया था। ये सुनकर कोर्नाड को गुस्सा आता है, लेकिन वो लीडिया की धमकी से डर भी रहा था, इसीलिए वो वहाँ से जाने लगा। लेकिन जाते समय कोर्नाड को एक फोटो दिखी जो एक पार्टी की थी जिसमें विक्टोरिया और लीडिया एक साथ थे। तब गुस्से में कोर्नाड उस फोटो को जमीन पर फेंक कर चला गया। कोर्नाड के जाने के बाद लीडिया उस फोटो को उठाती है। तब उसका ध्यान फोटो के पीछे खड़ी एक वेट्रेस पर गया जो बिल्कुल एमिली की तरह दिख रही थी। उस फोटो को देखकर लीडिया समझ गई कि ये सब एमिली का किया धरा है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट आता है। दरअसल नोलन ने पहले ही लीडिया के घर में कैमरा लगाया था और वो लीडिया की हर एक्टिविटी पर नजर रख रहा था। तब नोलन ने देखा कि लीडिया को फोटो के जरिए एमिली का सच पता चल गया। इसीलिए अगले दिन नोलन सीधा एमिली के घर जाकर बताता है कि लीडिया ने उसे एक पार्टी के ग्रुप की फोटो में देखकर पहचान लिया और साथ ही लीडिया ने उस पार्टी की एम्प्लॉय लिस्ट भी ढूंढ ली। तब एमिली कहती है कि उन्हें उस केटरिंग कंपनी से बात करनी होगी कि वो अपने डेटाबेस से उस दिन की एम्प्लॉय लिस्ट निकाल कर उसमें से एमिली का नाम हटा दे और साथ ही उन्हें लीडिया के घर से वो फोटो भी किसी तरह चुरानी होगी ताकि लीडिया के पास एमिली के खिलाफ कोई सबूत न रहे, क्योंकि अगर लीडिया को एमिली की असलियत पता चल गई तब एमिली का रिवेंज प्लान बर्बाद हो जाएगा। उधर कोनराड अपनी वाइफ विक्टोरिया और उसके असिस्टेंट फ्रैंक से मिलकर बताता है कि उसने लीडिया से बात करने की कोशिश की, लेकिन वो उसे ब्लैकमेल कर रही है क्योंकि अब उसे पैसे नहीं चाहिए, उसे बस विक्टोरिया से वापस दोस्ती करनी है। लेकिन विक्टोरिया इस बात से सहमत नहीं होती। आगे विक्टोरिया बताती है कि लीडिया भी उस साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर की पेशेंट थी, लेकिन उसके अलावा सभी के वीडियो इंटरनेट पर लीक कर दिए गए। इसीलिए विक्टोरिया को लग रहा था कि शायद लीडिया ने ही डॉक्टर की किडनैपिंग करवाई होगी, जिसका इल्जाम विक्टोरिया पर आ गया। इसीलिए विक्टोरिया एक प्लान बनाती है कि वो ऐसा दिखाएगी कि उसने लीडिया को माफ कर दिया और उसे चैरिटी इवेंट पर इनवाइट भी करेगी। और जब लीडिया उसके साथ इवेंट में बिजी होगी तब विक्टोरिया का असिस्टेंट फ्रैंक लीडिया के घर जाकर इस बात का सबूत ढूंढेगा कि क्या सच में लीडिया ने ही डॉक्टर को किडनैप किया था। जिसके बाद विक्टोरिया अपने असिस्टेंट फ्रैंक को लीडिया के घर सबूत ढूंढने भेज देती है। कहानी में आगे हम देखते हैं इवेंट शुरू हो चुका था। तब कुछ देर बाद लीडिया भी इवेंट में सज धज के पहुंच गई। इवेंट में आने के बाद लीडिया सबसे पहले एमिली से मिलती है और कहती है कि उसे एमिली का सीक्रेट पता चल गया। जिसके बाद एमिली तुरंत नोलन को कॉल करती है। तब नोलन बताता है कि उस पुरानी पार्टी की एम्प्लॉय लिस्ट लीडिया के घर में रखी है। इसीलिए एमिली प्लान बनाती है कि वो खुद लीडिया के घर से एम्प्लॉय लिस्ट चुराएगी। लेकिन तभी विक्टोरिया का बेटा डेनियल एमिली से बात करने उसके पास आता है और एमिली ना चाहते हुए भी बिजी हो गई। इसीलिए वो नोलन को लीडिया के घर से वो लिस्ट चुराने कहती है। तभी इवेंट में लीडिया स्टेज पर स्पीच देने आ गई। ये देखकर विक्टोरिया और कोनराड की धड़कनें बढ़ने लगी, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि कहीं लीडिया उनका राज सबके सामने खोल न दे। लेकिन लीडिया उन्हें एक्सपोज करने की बजाय उनके अचीवमेंट की तारीफ करने लगी। स्पीच के बाद लीडिया विक्टोरिया के पास उससे बात करने गई, क्योंकि उसे लग रहा था कि विक्टोरिया ने उसकी गलती को भुलाकर उसे माफ
माफ कर दिया, लेकिन विक्टोरिया उल्टा उसकी इंसल्ट करने लगी और उसका मजाक उड़ाने लगी। ये देखकर लीडिया समझ गई कि विक्टोरिया ने उसके साथ धोखा किया, जिसके बाद वो इवेंट से निकल गई। उधर नोलन लीडिया के घर में घुसता है और कुछ देर ढूंढने के बाद नोलन को एम्प्लॉय लिस्ट और फोटो मिल गई, जिसके बाद वो लिस्ट और फोटो को बदलकर उनकी जगह टेम्पर की हुई लिस्ट और फोटो रख देता है। लेकिन तभी घर के बाहर खड़ी कार का अलार्म जोर जोर से बजने लगा, इसीलिए नोलन जल्दी से चेक करने छत पर पहुंच गया। तब उसने देखा कि लीडिया की बॉडी नीचे खड़ी टैक्सी पर पड़ी थी। ये देखकर नोलन घबरा गया और भागकर अपने घर पहुंच गया। घर पहुंचने के बाद नोलन लीडिया के घर पर लगे हिडन कैमरा की रिकॉर्डिंग चेक करने लगा और जो उसने देखा वो यकीन करने के लायक नहीं था। इसीलिए वो अगली सुबह एमिली के घर गया और उसे लीडिया के घर की फुटेज दिखाई, जिसमें हम देखते हैं कि उसी समय विक्टोरिया का असिस्टेंट फ्रैंक भी छानबीन करने लीडिया के घर में घुसा था। तब उसे वहाँ एक सीडी मिली। ये वही ओरिजिनल सीडी थी जिसे डॉक्टर विक्टोरिया की टी पार्टी में दिखाने वाली थी। जिसके बाद फ्रैंक लीडिया का लैपटॉप चेक करता है और अपने बॉस विक्टोरिया को कॉल करके बताता है कि डॉक्टर की किडनैपिंग के पीछे लीडिया का हाथ है। आगे फ्रैंक ये भी बताता है कि लीडिया के लैपटॉप में उसे एक स्पीच भी मिली, जिसमें विक्टोरिया और कॉनराड की करतूतें लिखी है। तब विक्टोरिया फ्रैंक से सारे सबूत लाने कहती है, लेकिन तभी लीडिया अपने घर में पहुंच गई। इससे पहले कि वो फ्रैंक से कुछ कह पाती, फ्रैंक ने उस पर हमला कर दिया। तब खुद को बचाने के लिए लीडिया काफी चिल्लाती है और फ्रैंक से लड़ती भी है, लेकिन वो फ्रैंक की ताकत का मुकाबला नहीं कर पाती। इसीलिए लीडिया भागकर छत पर चली गई और मदद के लिए चिल्लाने लगी। जिसके बाद फ्रैंक ने लीडिया को छत से नीचे फेंक दिया। लीडिया को मारने के बाद फ्रैंक विक्टोरिया को कॉल करता है और अपना क्राइम छुपाने के लिए बताता है कि लीडिया ने सुसाइड कर ली। लेकिन फ्रैंक को नहीं पता था कि उसने जो क्राइम किया वो सब रिकॉर्ड हो चुका है और अब वो वीडियो एमिली के पास है। फुटेज देखने के बाद नोलन कहता है कि उन्हें वो वीडियो पुलिस को देना चाहिए, लेकिन एमिली ऐसा करने से मना करती है, क्योंकि एमिली का मानना था कि सबको यही लग रहा है कि डॉक्टर की किडनैपिंग के पीछे लीडिया का हाथ है और जब तक लोगों को ऐसा लगता रहेगा तब तक वो लोग सेफ रहेंगे। लेकिन नोलन कहता है कि अगर उन्हें अपना बदला लेना है तो उन्हें सबसे पहले फ्रैंक को रास्ते से हटाना होगा, वरना वो उनके लिए गले की हड्डी बन जाएगा। कहानी में आगे हम कॉनराड को देखते हैं, जो लैपटॉप पर लीडिया की न्यूज पढ़ रहा था। तब उसे एक अनजान ईमेल आता है जिसमें लीडिया के मर्डर का वीडियो था। ये देखकर कॉनराड घबरा गया और अपनी वाइफ विक्टोरिया को बचाने के लिए सीधा फ्रैंक के पास पहुंच गया। कॉनराड फ्रैंक को एक बड़े अमाउंट का चेक देता है और साथ ही उसे एक प्राइवेट जेट भी देने का वादा करता है ताकि फ्रैंक शहर छोड़कर चला जाए। लेकिन ये देखकर फ्रैंक भड़क जाता है और कहता है कि वो पिछले 20 सालों से ग्रेसन फैमिली के साथ है और कॉनराड आज जो कुछ भी है उसकी वजह से ही है। लेकिन अब उनका काम निकल गया तो कॉनराड उसे अपनी फैमिली से निकाल कर बाहर फेंक रहा है। इसीलिए फ्रैंक शहर के बाहर जाने से मना कर देता है। जिसके बाद कॉनराड घर आकर अपनी वाइफ विक्टोरिया को वो फुटेज दिखाता है जिसमें फ्रैंक लीडिया का मर्डर कर रहा था। ये देखकर विक्टोरिया के पैरों तले जमीन निकल गई, क्योंकि फ्रैंक ने उसे बताया था कि लीडिया ने सुसाइड किया। अब रात होने पर विक्टोरिया अपने बेड पर जाने की तैयारी कर रही थी। तभी फ्रैंक उसके घर में घुसा और विक्टोरिया के पास गया। तब विक्टोरिया उसे वहाँ देखकर डर के मारे पीछे हटने लगी, क्योंकि फ्रैंक को भी उस वीडियो के बारे में पता चल चुका था। अब यहाँ हमें एक और बात पता चली कि फ्रैंक और विक्टोरिया का भी सीक्रेट अफेयर चल रहा था। तभी ऊपर सीढ़ियों से कॉनराड विक्टोरिया को आवाज लगाता है और विक्टोरिया को वहाँ से भागने का मौका मिल गया। अगले दिन फ्रैंक लीडिया के अपार्टमेंट में पहुँच गया ताकि वो फुटेज डिलीट कर सके। इसीलिए वो अपार्टमेंट के गार्ड को रिश्वत देकर अंदर जाने के लिए कहता है, लेकिन गार्ड फिर भी उसे लीडिया के घर में जाने नहीं देता, क्योंकि पुलिस ने लीडिया के घर को सील कर दिया था। तभी फ्रैंक का ध्यान वहाँ लगे कैमरा पर गया। इसीलिए वो गार्ड की मदद से अपार्टमेंट की सीसीटीवी फुटेज चेक करता है। तब उसे पता चला कि उस रात नोलन भी लीडिया के घर में घुसा था। नोलन को वहाँ देखकर फ्रैंक समझ गया कि लीडिया के मर्डर का वीडियो कहाँ से आया। उधर नोलन और एमिली विक्टोरिया की इंडिपेंडेंस डे की पार्टी में एंजॉय कर रहे थे। तभी पार्टी में फ्रैंक भी चुपके से आता है और नोलन पर गन अड़ा देता है। जिसके बाद फ्रैंक नोलन को अकेले में ले जाकर पीटने लगा। आगे फ्रैंक नोलन के सिर पर गन तान कर पूछता है कि वो किसके लिए काम कर रहा है। इससे पहले कि फ्रैंक कुछ कर पाता तभी वहाँ कुछ लोगों की आवाजें आने लगी, इसीलिए फ्रैंक वहाँ से भाग गया। कुछ देर बाद उस रूम में एमिली आती है। तब नोलन जल्दी से एमिली को बताता है कि वहाँ फ्रैंक आया था और उसे पता चल गया कि लीडिया के घर में नोलन ने ही कैमरा लगाया है। लेकिन उन दोनों को ये नहीं पता था कि फ्रैंक वहाँ
वहाँ से भागा नहीं था, बल्कि उन दोनों को छुपकर देख रहा था, जिससे फ्रैंक को पता चल गया कि इन सब के पीछे एमिली का हाथ है। अगले दिन एमिली जब कहीं बाहर जाती है तब फ्रैंक उसके घर में घुसकर छानबीन करने लगा, लेकिन तभी एमिली अपने घर में वापस आ गई और उसका सामना फ्रैंक से हुआ। अब फ्रैंक एमिली से उसकी असलियत पूछता है। फ्रैंक कहता है कि जब से एमिली वहाँ आई है तब से काफी अजीब चीजें हो रही है। फ्रैंक के छानबीन करने पर उसे पता चल गया था कि एमिली जुवेनाइल प्रिजन में थी, लेकिन एमिली उसके कोई भी सवाल का जवाब नहीं देती। तब फ्रैंक कहता है कि वो खुद एमिली की असलियत पता लगा कर रहेगा, जिसके बाद फ्रैंक वहाँ से चला गया। फ्रैंक के वहाँ से जाने के बाद एमिली पुलिस को कॉल नहीं करती, बल्कि वो लकड़ी के बॉक्स में से एक प्राइवेट मोबाइल निकालती है और किसी को कॉल करती है। तब हमें पता चला कि एमिली ने वो कॉल जुवेनाइल प्रिजन की वार्डन को किया था, क्योंकि उसे पता था कि फ्रैंक एमिली के बारे में जानने के लिए जुवेनाइल प्रिजन जरूर जाएगा। वही कुछ देर बाद जब फ्रैंक प्रिजन जाने के बाद वार्डन से एमिली की फाइल मांगता है, तब वार्डन उसे ये बोलकर मना कर देती है कि वो लोग कोर्ट के ऑर्डर के बिना किसी को फाइल नहीं दिखाते, और अगर फ्रैंक को फाइल देखनी है तो उसे पहले कोर्ट से ऑर्डर लाना होगा। अब फ्रैंक के वहाँ से जाने के बाद वार्डन वापस एमिली को कॉल करके फ्रैंक के आने की खबर देती है और साथ ही एमिली को होशियार रहने कहती है, लेकिन फ्रैंक उनसे एक कदम आगे की सोचता है और उस रात फ्रैंक चुपके से वार्डन के ऑफिस में घुस गया और एमिली की फाइल ढूंढ निकाली। लेकिन एमिली की फाइल देखने पर फ्रैंक को शॉक लगा, क्योंकि उसमें किसी और लड़की की फोटो थी। तब फ्रैंक उस लड़की की फोटो अपने मोबाइल में क्लिक कर लेता है और उसी फाइल से एड्रेस निकाल कर उस लड़की तक पहुंच जाता है, जो एक बार में एक बार डांसर का काम करती है। तो फ्रैंक अपना दिमाग चलाता है और एक्स्ट्रा पैसे देकर उस लड़की को प्राइवेट रूम में बुलाता है और लड़की से पूछता है कि क्या उसका नाम एमिली है, लेकिन लड़की अपना नाम एमेंडा बताती है। लेकिन फ्रैंक काफी ज्यादा होशियार था, वो समझ गया कि वो लड़की असली एमिली है और बाहर जो एमिली है उसका असली नाम एमांडा है। ये सुनकर लड़की भी चौंक गई और आखिरकार उसने मान लिया कि वही असली एमिली है। जिसके बाद वो लड़की अमांडा के बारे में पूछती है, तो फ्रैंक लड़की को अमांडा और डेनियल की फोटो दिखाता है और बताता है कि वो एक बिलियनर के बेटे को डेट कर रही है। तो वो लड़की फ्रैंक को अकेले में मिलने कहती है ताकि वो उसे सारी सच्चाई बता सके। ये सुनकर फ्रैंक काफी ज्यादा खुश हो गया, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसने सच्चाई पता लगा लिया। इसीलिए वो बार से बाहर आता है और अपनी बॉस विक्टोरिया को कॉल करके बताता है कि एमिली जैसी दिखती है वैसी है नहीं। लेकिन इससे पहले कि फ्रैंक विक्टोरिया को आगे कुछ बता पाता, पीछे से वही लड़की ने आकर उसके सिर पर हमला कर दिया, जिससे फ्रैंक वही गिर गया और कॉल भी कट गया। कुछ देर बाद विक्टोरिया ने वापस फ्रैंक से कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन फ्रैंक का कॉल अब नॉट रीचेबल बता रहा था। अगले सीन में हमें पता चला कि लिडिया मरी नहीं, बल्कि वो हॉस्पिटल में कोमा में है, लेकिन अब उसे होश आ गया था। वही दूसरी तरफ वो लड़की सीधा एमिली के घर पहुंच गई और एमिली को देखकर काफी खुश हो गई, लेकिन एमिली लड़की को देखकर टेंशन में आ गई। तभी वो लड़की एमिली को बताती है कि फ्रैंक को उनकी असलियत के बारे में पता चल गया। जिसके बाद एमिली उस लड़की को छुपाने के लिए नोलन के घर लेकर गई। तब नोलन एमिली से सवाल करने लगा, लेकिन एमिली उसके किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं देती और कहती है कि वो जितना कम जानेगा उसके लिए उतना अच्छा होगा। अब उस समय नोलन कुछ नहीं कहता, लेकिन अगले दिन नोलन उस लड़की के जैकेट पर खून के निशान देख लेता है। इसलिए नोलन इस बारे में छानबीन करने लगा और उसे पता चला कि विक्टोरिया के असिस्टेंट फ्रैंक की अचानक मौत हो गई। तब नोलन का पूरा शक उस लड़की पर गया। आगे नोलन लड़की से फ्रैंक की मौत के बारे में पूछताछ करने लगा। तब लड़की बताती है कि उसे इस बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन नोलन ने उस जैकेट पर लगे खून की जांच कर ली थी और उसे पता चल गया था कि वो खून फ्रैंक का है, जिससे ये प्रूफ हो गया कि फ्रैंक को उसी लड़की ने जान से मार दिया। ये जानने के बाद लड़की के पास सच बताने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। फिर वो और नोलन एमिली के घर गए, जहाँ लड़की पूरा सच बताती है कि फ्रैंक को उनकी असली आइडेंटिटी के बारे में पता चल गया था, इसीलिए उसे फ्रैंक को मारना पड़ा। जिसके बाद एमिली नोलन को फ्रैंक का फोन देकर उसे डिस्ट्रॉय करने कहती है। फिर एमिली उस लड़की को प्लेन की टिकट देती है और उसे अगले दिन देश छोड़कर फ्रांस जाने कहती है। अगले सीन में हम लिडिया को विक्टोरिया के घर में देखते हैं, जहाँ उसका इलाज चल रहा था, लेकिन यहाँ हमें पता चला कि लिडिया की याददाश्त ठीक से काम नहीं कर रही और
उसे बस कुछ खास इवेंट ही याद थे, लेकिन लीडिया को इतना याद था कि 2003 में विक्टोरिया के घर में जो पार्टी हुई थी, उस पार्टी की फोटो में एमिली भी थी। तो विक्टोरिया उस पार्टीज की फोटोज चेक करती है, लेकिन उन फोटोज में कहीं भी एमिली नजर नहीं आती। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि नोलन ने पहले ही उन फोटोज को रिप्लेस कर दिया। वही दूसरी तरफ उस लड़की के जाने के बाद एमिली चैन की सांस लेती है, क्योंकि उसे डर था कि लड़की की वजह से उसका प्लान कहीं लीक ना हो जाए। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो लड़की वापस एमिली के घर आ गई, मतलब वो एमिली को छोड़कर नहीं जाना चाहती। कहानी में आगे हम एमिली के अगले शिकार को देखते हैं, जो पहले एक जर्नलिस्ट हुआ करता था, लेकिन अब वो एक ऑथर बन गया। दरअसल जब वो जर्नलिस्ट हुआ करता था, तब उसी ने एमिली को प्रिजन भेजने में मदद की थी। अब कहानी फ्लैशबैक में जाती है और हम देखते हैं कि जब एमिली के फादर डेविड को फंसाकर जेल भेजा गया था, तब एक जर्नलिस्ट एमिली के पास आया और उसकी मदद करने का वादा किया कि वो उसके फादर को छुड़ा लेगा। जिसके बाद उस जर्नलिस्ट ने एमिली का भरोसा जीत लिया। उसने छोटी एमिली के घर से वो सारे एविडेंस चुरा लिए, जिससे एमिली के फादर बेगुनाह साबित हो सकते थे। एविडेंस चुराने के बाद उस जर्नलिस्ट ने कुछ पैसों की खातिर सभी एविडेंस विक्टोरिया को बेच दिए। जिसके बाद एमिली को भी पता चल गया कि जर्नलिस्ट ने उसके साथ धोखा किया, लेकिन तब तक वो जुवेनाइल प्रिजन पहुंच गई थी। अब कहानी प्रेजेंट में आती है और हम एमिली और नोलन को देखते हैं, जो इन्वेस्टर बनकर उस ऑथर से मिलने उसके ऑफिस में गए। तब एमिली का ध्यान ऑफिस के शेल्फ पर गया, जिसमें उसके फादर डेविड के कुछ टेप्स रखे थे। जिसके बाद ऑथर बताता है कि उन सारे टेप्स में डेविड के इंटरव्यू है, जिसे देखकर उसने एक बुक लिखी थी। आगे ऑथर बताता है कि वो डेविड की बेटी अमांडा का भी इंटरव्यू लेना चाहता था, लेकिन उसे नहीं पता कि उसके सामने जो एमिली खड़ी है वही असली अमांडा है। ये सुनकर एमिली के दिमाग में एक खुराफाती आइडिया आता है। वो उस लड़की को अमांडा बनाकर ऑथर के साथ उसका इंटरव्यू सेट करती है। कुछ देर में इंटरव्यू शुरू होता है। उस समय उस लड़की के कान में ईयरपीस लगा हुआ था और दूसरी तरफ से एमिली उसे सवाल पूछने कहती है और लड़की भी ऑथर से वही सवाल जवाब करने लगी। अब उस लड़की की बातें सुनकर ऑथर पूरी तरह दंग रह गया, क्योंकि उसे डेविड की सारी सच्चाई पता थी। जिसके बाद वो लड़की ऑथर को धमकी देती है कि अगले दिन उसकी एक बुक लॉन्च होने वाली है और अगर उसने कल तक सब कुछ ठीक नहीं किया तो पता था। लड़की के जाने के बाद पोर्टर जब रूम की क्लीनिंग के लिए गया, तब उसे बेड के नीचे एक वीडियो टेप मिला, जो गलती से वही छूट गया था। इसीलिए पोर्टर उस लड़की को कॉल लगाता है, लेकिन दूसरी तरफ से एमिली कॉल उठाती है। तब पोर्टर उसे वीडियो टेप के बारे में बताता है। जिसके बाद एमिली नोलन को पोर्टर से किसी भी तरह वो टेप लाने कहती है। फिर नोलन बार में जाकर पोर्टर से मिलता है और उससे बड़े हिसाब से टेप मांगता है, लेकिन पोर्टर कुछ ज्यादा ही होशियार था, इसीलिए उसने नोलन को टेप देने से मना कर दिया। लेकिन नोलन ने उस टेप पर लगे लेबल को ध्यान से देख लिया था। ये बात नोलन कॉल करके एमिली को बताता है कि उस पर टेप नंबर 14 लिखा है। ये सुनते ही एमिली घबरा गई, क्योंकि उसके लिए टेप नंबर 14 बहुत इम्पोर्टेंट था। एमिली नोलन को बताती है कि उस टेप के अंदर का कंटेंट उनके प्लान की धज्जियां उड़ा देगा और सब कुछ बर्बाद कर देगा। इसीलिए नोलन एक और तरीका अपनाता है। वो मैग्नेटिक इरेजर मशीन का इस्तेमाल करता है। जिससे उस टेप का सारा डेटा इरेज हो जाएगा। उस मशीन के इस्तेमाल के कुछ दिन बाद नोलन फिर से पोर्टर के पास गया और उसे बताया कि उसके पास जो टेप है वो पूरी तरह खाली है। इसीलिए नोलन उस टेप को प्ले करने कहता है, जिस पर पोर्टर भी मान गया। लेकिन जैसे ही पोर्टर ने टेप को प्ले किया, नोलन के पैरों तले जमीन निकल गई, क्योंकि उस टेप का डेटा डिलीट नहीं हुआ था और वो टेप सही तरह से प्ले हो रहा था। लेकिन टेप देखने के बाद पोर्टर अचानक भड़क गया और वो सीधा ग्रेसन मेंशन की तरफ जाने लगा। उस रात ग्रेसन मेंशन में डैनियल और एमिली की होने वाली एंगेजमेंट की पार्टी चल रही थी। तभी पोर्टर ग्रेसन मेंशन में पहुंचा और विक्टोरिया पर चिल्लाने लगा कि जब विक्टोरिया डेविड से प्यार करती थी और उसके साथ बच्चे भी पैदा कर रही थी, तो उसने अमांडा को प्रिजन में क्यों डाला। अब वहाँ असली अमांडा मतलब एमिली भी बैठी थी, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। इसके बाद पोर्टर विक्टोरिया को प्रूफ के तौर पर वो वीडियो टेप भी दिखाता है। पोर्टर की सारी बातें सुनने के बाद कमरे में एक सन्नाटा छा गया। लेकिन तभी विक्टोरिया का बेटा डैनियल भी अपनी माँ को बचाने के लिए कहता है कि डेविड ने विक्टोरिया के साथ जबरदस्ती की थी। ये सुनकर एमिली को भी शॉक लगा, क्योंकि उसे पता था डैनियल झूठ बोल रहा है। लेकिन तभी बीच में कॉनराड कहता है कि जहाँ तक उसे याद है ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था और उसकी वाइफ विक्टोरिया झूठ बोल रही है। लेकिन तभी विक्टोरिया कॉनराड पर चिल्ला
चिल्लाने लगी और उसे अपना मुंह बंद रखने को कहा। लेकिन कोर्नाड अपनी बेटी को बताता है कि उसका असली पिता वो नहीं बल्कि डेविड है। तब विक्टोरिया की बेटी को शौक लगा कि वो एक टेररिस्ट की बेटी है और यहाँ हमें पता चला कि एमिली के फादर को प्लेन क्रैश के इल्जाम में टेररिस्ट प्रूफ किया गया था। अब ये सारी बातें जानने के बाद ग्रेसन फैमिली में एक दरार आ गई। ये देखकर एमिली मन ही मन खुश होती है क्योंकि उसका आधा काम पोर्टर ने कर दिया था, इसीलिए एमिली घर जाती है। तब उसने देखा कि किसी ने उसके लकड़ी के बॉक्स को चुरा लिया जो मरने से पहले एमिली के फादर ने उसके लिए छोड़ा था और उस बॉक्स की जगह एक कार्ड रखा था जिस पर एमिली का पूरा नाम लिखा था। ये देखकर एमिली दंग रह गई। कुछ देर बाद एमिली को एक अनजान आदमी का कॉल आता है और वो बताता है कि उसका बॉक्स और एमेंडा उसके कब्जे में है। लेकिन आवाज सुनते ही एमिली ने उसे पहचान लिया कि वो आदमी डैनियल का क्लासमेट टाइलर है। टाइलर एमिली से कहता है कि अगर उसे बॉक्स और लड़की वापस चाहिए तो अगले दिन उसके बताए पार्किंग लॉट में $5 मिलियन लेकर आना होगा। अगले दिन एमिली पैसा लेकर टाइलर के बताए पार्किंग लॉट में पहुंच गई और वहां पहुंचते ही एमिली टाइलर के सिर पर गन अड़ा देती है और टाइलर को पार्किंग की फेंस से बांध देती है। फिर एमिली टाइलर की कार की ट्रंक से उसके फादर का दिया हुआ लकड़ी का बॉक्स निकालती है और टाइलर से एमेंडा के बारे में पूछती है। लेकिन तभी एमिली के सामने एमेंडा आ गई और उस पर ही गन तान दी। मतलब एमेंडा भी टाइलर के साथ मिली हुई थी। तब एमिली पूछती है कि वो ऐसा क्यों कर रही है, लेकिन एमेंडा कोई जवाब नहीं देती और टाइलर को फेंस से खोल देती है। जिसके बाद एमेंडा एमिली से पैसे और बॉक्स भी ले लेती है और दोनों कार में बैठकर वहाँ से निकल गए। वही एमिली उन्हें चुपचाप वहाँ से जाते हुए देख रही थी। आगे नोलन को इस बात की फिक्र होने लगी कि वो लोग पैसों के साथ वो लकड़ी का बॉक्स भी लेकर चले गए। नोलन कहता है कि अगर वो बॉक्स बाहर आ गया तब सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, इसीलिए वो एमिली को सब कुछ भूलकर गायब होने कहता है। लेकिन एमिली बदले की आग में नोलन की वार्निंग को इग्नोर कर देती है। आगे एमिली डेनियल को कॉल करती है। तब उसे पता चला कि डेनियल एक जापानीज बिजनेसमैन के साथ मीटिंग में है जिसका नाम टेडेका है। टेडेका का नाम सुनकर एमिली स्माइल करने लगी और यहाँ हमें पता चला कि टेडेका एमिली का मेंटोर है। आगे डेनियल और एमिली के एंगेजमेंट का दिन आता है, लेकिन एमिली नहीं चाहती थी कि पार्टी में डेनियल का दोस्त टाइलर आकर एमिली का भांडा फोड़ दे, इसीलिए वो पहले से टाइलर का सामना करने के लिए तैयार थी। वही दूसरी तरफ विक्टोरिया पार्टी में अपने बेटे डेनियल से मिलती है। तब डेनियल बताता है कि वो शादी के बाद एमिली के साथ पेरिस शिफ्ट हो जाएगा। ये सुनने के बाद विक्टोरिया कहती है कि शायद एमिली इस बात के लिए नहीं मानेगी क्योंकि वो डेनियल से ज्यादा पैसों से प्यार करती है। इसीलिए डेनियल भागता हुआ एमिली के पास गया और उससे हमेशा के लिए पेरिस शिफ्ट होने की बात कही। लेकिन एमिली को वही रहकर सबसे बदला लेना था, इसीलिए वो पेरिस जाने से मना कर देती है। तब डेनियल को भी लगने लगा कि एमिली उससे ज्यादा पैसों से प्यार करती है, इसीलिए डेनियल नाराज होकर वहाँ से चला गया। अब इससे पहले कि एमिली डेनियल को समझाने के लिए उसके पीछे जाती, टेडेका वहाँ आकर एमिली को रोक लेता है और उसे एक गिफ्ट देता है और बताता है कि उसने एमिली के फादर का खोया हुआ बॉक्स वापस हासिल कर लिया। मतलब उस गिफ्ट में वही बॉक्स था। आगे टेडेका कहता है कि अब एमिली अपना बदला बिना किसी टेंशन से ले सकती है। इतना बोलकर टेडेका वहाँ से चला गया। इसके बाद एंगेजमेंट पार्टी शुरू होती है और विक्टोरिया अपने बेटे डेनियल को स्टेज पर आने कहती है, लेकिन डेनियल का कोई जवाब नहीं आता। तभी अचानक सबको किसी के चिल्लाने की आवाज आई। तब हम विक्टोरिया की बेटी को देखते हैं जो चिल्लाते हुए डेनियल का नाम ले रही थी, इसीलिए सब लोग भागते हुए बीच के पास गए। तब उन्हें दूर से एक लाश दिखाई दी, लेकिन एमिली कभी भी डेनियल को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी, इसीलिए एमिली और विक्टोरिया भागते हुए लाश के पास गए जो व्हाइट सूट में थी। लेकिन जैसे ही विक्टोरिया ने रोते हुए लाश को पलटा तब पता चला कि वो लाश डेनियल की नहीं बल्कि उसके दोस्त टाइलर की थी। ये देखकर सभी हैरान रह गए। तभी अचानक झाड़ियों में से डेनियल निकला और उसके कपड़ों पर खून भी लगा हुआ था। उसे देखकर विक्टोरिया समझ गई कि डेनियल ने ही टाइलर को मारा है, इसीलिए वो जल्दी से उसके पास जाकर उसे गले लगा लेती है और डेनियल के कान में धीरे से कहती है कि वो अपना गुनाह कभी कबूल नहीं करेगा। तभी वहाँ पुलिस भी पहुँच गई, जिसके बाद विक्टोरिया और डेनियल के अलावा सभी को पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है। तब कुछ विटनेस बयान देते हैं कि उन्होंने बीच के किनारे एक आदमी को देखा था जिसने ग्रे हुडी पहनी हुई थी। वही दूसरी तरफ हम पोर्टर के छोटे भाई डिक्लेन को देखते हैं जो एंगेजमेंट पार्टी से कांपता हुआ वापस आता है
है तभी उसने देखा कि उसके भाई पोटर के ग्रे हुडी पर खून के निशान लगे हुए हैं। तब डिक्लेन ये बात अपने भाई पोटर को भी नहीं बताता, जिससे पोटर समझ गया कि डिक्लेन को उसके बारे में पता चल गया। मतलब टायलर को डैनियल ने नहीं बल्कि पोटर ने मारा है। कहानी में आगे हम कोर्ट का सीन देखते हैं। पुलिस वालों ने डैनियल को मेन सस्पेक्ट बनाया था क्योंकि उसके कपड़ों पर टायलर का खून लगा था। इसीलिए कोर्ट डैनियल के खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट जारी करती है, जिसके बाद डैनियल को मैक्सिमम सिक्योरिटी प्रिजन में ट्रांसफर कर दिया गया। लेकिन ग्रेसन फैमिली ने डैनियल को बचाने के लिए अमेरिका का बेस्ट लॉयर हायर किया था। आगे लॉयर की इन्वेस्टिगेशन के बाद 2 मेन विटनेस सामने आते हैं। डैनियल की बहन और डिक्लेन दोनों ने पुलिस को बताया था कि उन्होंने बीच पर एक ग्रे हुडी वाले आदमी को देखा था, लेकिन घर जाने के बाद डिक्लेन को पता चल गया था कि असली कातिल कौन है। आगे हमें ये भी पता चला कि पार्टी में लगे सभी सीसीटीवी कैमरास को पार्टी शुरू होने से ठीक 3 मिनट पहले हैक करके बंद कर दिया गया था, जिससे ये साबित होता है कि ये मर्डर पूरी तरह से प्री प्लान था। लेकिन अब भी किसी को ये नहीं पता था कि किलर मेल है या फीमेल। लेकिन ग्रेसन फैमिली के लिए ये बात मायने नहीं रखती कि क्राइम किसने किया था। वो लोग बस किसी भी तरह उस इंसान को फंसाने की कोशिश करते हैं जिनसे उनकी दुश्मनी होती है। यही काम उन्होंने एमिली के फादर डेविड के साथ भी किया था। और इस बार विक्टोरिया पोटर को निशाना बनाती है क्योंकि उसने विक्टोरिया के घर में आकर सबके सामने उसकी पोल खोली थी। तब लॉयर बताता है कि पोटर वहाँ का लोकल है, इसीलिए वो लोग ऐसे ही पोटर का नाम नहीं ले सकते। इसके लिए उन्हें लोकल पब्लिक के ओपिनियन की जरूरत होगी और कोई भी लोकल अपने वाले के खिलाफ गवाही नहीं देगा। तभी एमिली ऑथर का नाम सजेस्ट करती है, जिसका ऑफिस कुछ समय पहले जल गया था। ये सुनकर विक्टोरिया भी खुश हो गई। वही दूसरी तरफ नोलन जाकर ऑथर से मिलता है। तब हम देखते हैं कि ऑथर काफी ज्यादा डिप्रेशन में चला गया था क्योंकि उसकी इतने सालों की मेहनत जल चुकी थी, इसीलिए वो काफी ज्यादा ड्रिंक करने लगा। तब नोलन उसे टायलर की मौत को इन्वेस्टिगेट करने का काम देता है, जिससे ऑथर को वापस एक अच्छी जिंदगी जीने का मोटिव मिल गया। इसीलिए वो इन्वेस्टिगेशन करने मान गया और पूछताछ करने के लिए सीधा पोटर के बार में चला गया। लेकिन पोटर कहता है कि उसे इस बारे में कुछ नहीं पता और उसे वहाँ से जाने कहता है। लेकिन तभी पोटर का छोटा भाई डिक्लेन ऑथर के पास आकर बताता है कि उस रात उसी ने ग्रे हुडी वाले आदमी को देखा था, लेकिन वहाँ काफी ज्यादा अंधेरा था, इसीलिए वो उस आदमी का चेहरा देख नहीं पाया। आगे डिक्लेन बताता है कि उस समय उसके साथ डैनियल की बहन भी थी और वो काफी ज्यादा ड्रिंक के नशे में थी, इसीलिए उसे बीच बीच में हेलुसिनेशन आते हैं। डिक्लेन ये सब अपने भाई पोटर को बचाने के लिए कर रहा था। लेकिन डिक्लेन का ये बयान सुनने के बाद ऑथर अपने घर आता है और अगली सुबह अपनी एक स्टोरी बनाकर इंटरनेट पर पब्लिश कर देता है। लेकिन तभी ऑथर के लैपटॉप पर एक अनजान मैसेज आया जिसमें लिखा था कि मैं जानता हूँ तुम्हारा घर किसने जलाया था। लेकिन ऑथर को लग रहा था कि वो अमेंडा है जो कई दिनों से मिसिंग है, इसीलिए वो पूछता है कि अमांडा इतने दिनों से कहाँ थी। लेकिन सेंडर उसके सवाल का जवाब नहीं देता, बल्कि वो ऑथर को डेस्क का ड्रॉअर खोलने कहता है। अब जैसे ही ऑथर ने अपने डेस्क का ड्रॉअर खोला तब उसे वही टेप मिले जो ऑफिस जलने से पहले उसके कैबिनेट में रखे थे। तब ऑथर को एक और गलतफहमी हो गई कि उसका घर और ऑफिस जलाने के पीछे विक्टोरिया का हाथ है, क्योंकि उन टेप्स में विक्टोरिया और डेविड के अफेयर के बारे में बताया गया था। वही दूसरी तरफ विक्टोरिया लॉयर से मिलती है और अपने बेटे डैनियल को बेल दिलाने की कोशिश करती है। तब लॉयर बताता है कि उनके पास 2 ऑप्शन है जिससे डैनियल को बेल मिल सकती है। या तो उन्हें एक नया सस्पेक्ट ढूंढना होगा या फिर उन्हें ऐसा कुछ करना होगा जिससे प्रिजन में डैनियल की जान को खतरा हो। तब विक्टोरिया दूसरा ऑप्शन चुनती है और प्रिजन के गार्ड को रिश्वत देती है। जिसके बाद डैनियल प्रिजन में जब नहाने गया तब एक कैदी गार्ड के कहने पर डैनियल को बुरी तरह पीट देता है। विक्टोरिया का ये आइडिया काम कर गया और जज डैनियल को बेल पर रिहा कर देता है। तभी उनका लॉयर वहाँ आकर बताता है कि डैनियल जल्द ही फिर से प्रिजन वापस जाने वाला है, क्योंकि ऑथर ने अपनी स्टोरी पब्लिश की है जिसमें लिखा है कि डैनियल की बहन ड्रग लेती है जिस वजह से उसे हेलुसिनेशन आते हैं। इसीलिए उसने जो स्टेटमेंट दिया था कि उसने बीच के किनारे ग्रे हुडी में किसी को देखा था वो नहीं माना जाएगा और शायद डैनियल को कल्प्रिट समझकर वापस प्रिजन में डाल दिया जाएगा। इस न्यूज की वजह से ग्रेसन फैमिली की इमेज पर भी
ही असर पड़ता है। इसीलिए विक्टोरिया गुस्से में ऑथर के पास गई और उसे न्यूज वापस लेने को कहा और साथ ही नेट पर गलत न्यूज दिखाने के लिए माफी मांगने को कहा। लेकिन ऑथर ने पहले ही सोच लिया था कि विक्टोरिया की बेटी गिल्टी है और उसने अपने आर्टिकल में कुछ गलत नहीं छापा। आगे ऑथर कहता है कि उसने विक्टोरिया और उसकी फैमिली की बहुत गुलामी कर ली, लेकिन अब वो वही करेगा जो उसे सही लगता है। ऑथर कहता है कि उनके पास ऐसा कोई एविडेंस नहीं है जिससे डैनियल बेगुनाह साबित हो जाए, इसीलिए उसे लगता है कि डैनियल ही किलर है। अब ऑथर ने भी विक्टोरिया को नकार दिया था, तब विक्टोरिया सीधा डैनियल के पास गई और उसे एमिली को फ्रेम करने के लिए मनाने लगी ताकि एमिली मर्डर की प्राइम सस्पेक्ट बन जाए और डैनियल पर से चार्जेस हट जाए। तब डैनियल भी कुछ देर के लिए सोच में पड़ गया। वही दूसरी तरफ एमिली एक ग्लैमरस लड़की का भेष लेकर मैक्सिमम सिक्योरिटी के प्रिजन के गार्ड से मिलती है जो विक्टोरिया के लिए काम करता है। गार्ड से मिलने के बाद एमिली को पता चला कि विक्टोरिया किसी तरह पोटर को फंसाना चाहती है। अब एमिली इन सब पछड़ों में नहीं पड़ना चाहती थी, लेकिन जब उस केस में पोटर का नाम आया तब एमिली नोलन को पोटर से दोस्ती करने कहती है ताकि वो पोटर को टाउन छोड़कर जाने के लिए मना सके। आगे नोलन पोटर से मिलकर उसे बताता है कि उसे पता है पोटर क्राइम सीन पर गया था और उसके पास वो ग्रे हुडी भी है जिस पर टायलर के खून के निशान है। ये सुनकर पोटर चौंक गया। आगे एमिली नोलन से कहती है कि वो किसी तरह पोटर को उसके बार से कहीं दूर लेकर जाए। तब नोलन किसी तरह बहाना बनाकर पोटर को वहाँ से कहीं बाहर ले जाता है, जिसके बाद एमिली वहाँ घुसकर वो हुडी चुरा लेती है। इसके बाद वो पोटर के घर में थोड़ी बहुत तोड़फोड़ करती है ताकि सबको ऐसा लगे कि उसके घर में चोर घुसा था और उसी ने हुडी चुरा ली। लेकिन जैसे ही एमिली अपने घर पहुंची तब तक वहाँ डैनियल उसका पहले से वेट कर रहा था। डैनियल को अपने घर पर देखकर एमिली चौंक गई क्योंकि डैनियल को अपने घर से बाहर निकलने की मनाही थी। आगे डैनियल एमिली से पूछता है कि वो कहाँ गई थी, क्योंकि उसने कई बार एमिली को कॉल किया था लेकिन एमिली का फोन साइलेंट मोड पर था, इसीलिए उसे डैनियल के कॉल का पता नहीं चला। लेकिन एमिली के कॉल न उठाने पर डैनियल घबरा गया और कोर्ट के ऑर्डर तोड़कर वो एमिली के घर पहुँच गया और कोर्ट के ऑर्डर्स तोड़कर वो एमिली के घर पहुंच गया और कोर्ट के ऑर्डर तोड़कर वो एमिली के घर पहुंच गया। लेकिन इससे पहले एमिली कुछ बता पाती तभी एमिली के घर में पुलिस आ गई और डैनियल को गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि उसने कानून तोड़ा था और अगर डैनियल सच में गिल्टी प्रूफ हो गया तब कानून तोड़ने के जुर्म में उसे डबल सजा भुगतनी होगी। अब अगले दिन डैनियल की ट्रायल शुरू होने वाली थी, लेकिन तभी हम देखते हैं पुलिस प्रिजन के गार्ड को पकड़ लेती है क्योंकि पुलिस को उसकी कार की बैक सीट पर वही ग्रे हुडी मिली जिस पर टायलर के खून के निशान है। अब ये आपको बताने की जरूरत नहीं है कि वो हुडी गार्ड की कार में किसने रखी, इसीलिए अब गार्ड को मेन सस्पेक्ट बना दिया गया। आगे विक्टोरिया का लॉयर गार्ड से पूछताछ करने उसके सेल में गया, लेकिन तभी हम देखते हैं कि गार्ड ने अपने सेल में खुद को खत्म कर लिया था और गार्ड के पास से पुलिस को एक कन्फेशन लेटर भी मिलता है जिसमें गार्ड ने अपना क्राइम एक्सेप्ट कर लिया था, जिसके बाद डैनियल पर से सारे चार्जेस हटा दिए गए और उसे रिहा कर दिया गया। लेकिन ये न्यूज देखकर एमिली को शॉक लगा क्योंकि भले ही हुडी गार्ड की कार में उसने रखी हो, लेकिन उसने ये नहीं सोचा था कि गार्ड खुद को खत्म कर लेगा। लेकिन एमिली को गार्ड की मौत पर अब भी शक हो रहा था, इसीलिए वो ग्रेसन मेंशन में लगे सीसीटीवी कैमरा की रिकॉर्डिंग चेक करती है। तब हम एक फ्लैशबैक देखते हैं। दरअसल अरेस्ट होने के बाद गार्ड ने जेल से विक्टोरिया को कॉल किया था और उसे धमकी दी थी कि अगर विक्टोरिया ने उसे जल्दी ही बाहर नहीं निकाला तब वो सबके सामने ग्रेसन फैमिली की पोल खोल देगा कि उन्होंने अब तक कितने गुनाह किए हैं। लेकिन जैसे ही कोनराड को गार्ड की धमकी के बारे में पता चला तब उसने किसी को हायर किया, जिसके तुरंत बाद गार्ड मरा हुआ मिला। मतलब उस गार्ड ने खुद को खत्म नहीं किया बल्कि कोनराड ने किसी को उसकी सुपारी दी थी। अब ये सारी रिकॉर्डिंग देखने और सुनने के बाद एमिली को पता चला कि उसके फादर की मौत जेल में कैसे हुई होगी, इसीलिए वो कंफर्म करने के लिए विक्टोरिया की बेटी के रूम में गई जहाँ उसे उसके फादर की एक फोटो मिली क्योंकि एमिली के फादर विक्टोरिया की छोटी बेटी के भी पिता थे। आगे एमिली अपने फादर की फोटो देखती है जो उस समय जेल में थे। तब फोटो में एमिली का ध्यान एक नोटबुक पर गया जो उसके फादर के हाथ में थी, लेकिन वो नोटबुक एमिली को अब तक नहीं मिली। तब एमिली को नोलन पर शक होता है क्योंकि प्रिजन से बाहर आने पर नोलन ने ही एमिली को लकड़ी का बॉक्स ला कर दिया था जो उसके फादर ने उसके लिए छोड़ा था। इसीलिए एमिली नोलन को कॉल करके नोटबुक के बारे में पूछती है, लेकिन जैसे ही नोलन को पता चला कि एमिली को नोटबुक के बारे में पता चल गया है तो वो तुरंत उस नोटबुक को छुपाने की कोशिश करने लगा। लेकिन तभी एमिली नोलन के ऑफिस में पहुंच गई और उसे नोटबुक छुपाते हुए देख लिया, जिसके बाद हम एमिली को नोटबुक पढ़ते हुए देखते हैं। नोटबुक में कुछ इनिशियल्स लिखे थे जिसमें एक इनिशियल था CM।
अब एमिली उस इनिशियल के बारे में छानबीन करने लगी। तब उसे एक लेडी के बारे में पता चला जिसकी मौत एक बीमारी से ठीक उसी साल हुई जिस साल एमिली के पिता को मारा गया था। लेकिन एमिली ने जब उस लेडी के बारे में हॉस्पिटल से पता किया तब उसे पता चला कि वो लेडी अब भी जिंदा है। एमिली को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन उसे पता था कि उसके सारे सवालों के जवाब वो लेडी ही दे सकती है। इसीलिए एमिली ने हॉस्पिटल से उसका एड्रेस निकाला और सीधा उसके घर पहुंच गई। उसके घर जाने के बाद एमिली को एक और झटका लगता है जब उसने घर में लगी फोटो में उस लेडी के साथ नोलन को देखा। तब एमिली को पता चला कि उस लेडी ने ही नोलन को पाल पोस कर बड़ा किया था। दरअसल कई साल पहले वो लेडी ग्रेसन फैमिली की प्राइवेट अकाउंटेंट हुआ करती थी और उसे विक्टोरिया और कॉर्नाट का प्लान पता चल गया था कि वो लोग एमिली के फादर डेविड को फंसाने वाले हैं। लेकिन इससे पहले कि वो डेविड को इस बारे में बता पाती, उन्होंने डेविड की फील्डिंग सेट कर दी। वही दूसरी तरफ ग्लोबल ग्रेसन कंपनी पर पुलिस की रेड पड़ी और कॉर्नाट से काफी देर पूछताछ की गई। इन सबसे थक हार कर कॉर्नाट जब अपने घर पर आया उस समय डेनियल अपने पिता का वेट कर रहा था। कॉर्नाट के घर आने पर डेनियल पूछता है कि क्या कॉर्नाट ने ही उस गार्ड को मारने की सुपारी दी थी। और यहाँ हम समझ पाते हैं कि एमिली को ग्रेसन मेंशन से जो रिकॉर्डिंग मिली थी उसने वो रिकॉर्डिंग पुलिस को दे दी, जिससे पुलिस को भी पता चल गया कि कॉर्नाट ने ही उस गार्ड को खत्म करवाया है। आगे डेनियल के पूछने पर पहले तो कॉर्नाट चुप रहता है, लेकिन अब उसे काफी ज्यादा टेंशन हो रही थी। इसीलिए वो अपने बेटे डेनियल से सब कुछ शेयर करता है कि उसने ही गार्ड की फील्डिंग सेट की थी और कुछ साल पहले डेविड क्लार्क को भी उसी ने फंसाया था। लेकिन उन बाप बेटों को ये नहीं पता था कि एमिली अपने घर पर बैठकर उनकी बातें सुन रही है। दोनों की बातें सुनकर एमिली को लगा कि डेनियल अपनी फैमिली की तरह क्रूर नहीं है। लेकिन अगले दिन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तब डेनियल सारा इल्जाम उन लोगों पर डाल देता है जो मर चुके हैं। उनमें से एक नाम एमिली के फादर का भी था और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एमिली भी वही थी। इसीलिए डेनियल की बातें सुनकर उसे बहुत अफसोस होता है, क्योंकि वो डेनियल को एक अच्छा इंसान समझती थी। लेकिन डेनियल ने भी आखिर में अपने खून का रंग दिखा ही दिया। इसीलिए एमिली ने अपना बदला लेने की लिस्ट में डेनियल को भी शामिल कर लिया। कहानी में आगे हम देखते हैं एमिली अपने घर पर बैठकर कॉर्नाट का इंटरव्यू देख रही थी। तभी उसे इंटरव्यू के दौरान कॉर्नाट के ऑफिस में एक आदमी आते हुए दिखा जिसके बाल सिल्वर कलर के हैं। तब अचानक एमिली को याद आया कि उसने वही आदमी को उस फोटो में देखा था जो एमिली को विक्टोरिया की बेटी के रूम में मिली थी, जिसमें उसके फादर जेल में थे। तब वो आदमी फोटो में उसके फादर को घूर रहा था और वो आदमी गार्ड की मौत के बाद भी एक बार फिर देखा गया। ये देखकर एमिली समझ गई कि उस आदमी का कनेक्शन उसके फादर की मौत से हो सकता है। इसीलिए एमिली अपना दिमाग चलाती है और कॉर्नाट को एक वीडियो भेजती है जिसमें उसका बेटा डेनियल और खुद एमिली इंटीमेट हो रहे थे। जिसके बाद एमिली कॉर्नाट को धमकी भरे मैसेज करने लगी। ये देखकर कॉर्नाट समझ गया कि वो सिल्वर हेड वाला आदमी उसे ब्लैकमेल कर रहा है। इसीलिए वो उस आदमी को कॉल करके उसके साथ मीटिंग फिक्स करता है। जिसके बाद एमिली भी उस मीटिंग को देखने के लिए निकलने लगी। लेकिन तभी एमिली के घर डेनियल और उसके फ्रेंड शादी की प्लानिंग डिस्कस करने के लिए पहुंच गए। तब एमिली नोलन को मैसेज करती है कि वो सिल्वर हेड वाले आदमी और कॉर्नाट की मीटिंग की लोकेशन पता करके उसे बताए। फिर थोड़ी देर बाद नोलन उस लोकेशन पर पहुंचा और फोटो क्लिक करके एमिली को सेंड कर दी। अब डेनियल के वहां से जाने के बाद एमिली तैयार होकर मीटिंग की लोकेशन पर जाने के लिए निकली। लोकेशन पर पहुंचने पर एमिली वहां लगे बल्ब को निकाल देती है ताकि दोनों में से कोई भी उसे देख न ले। लेकिन तभी उसके पीछे से एक लेडी की आवाज आई। तब एमिली को पता चला कि नोलन ने उसे गलत एड्रेस दिया था। वहीं दूसरी तरफ नोलन ने उस सिल्वर हेड आदमी के पड़ोसी की इलेक्ट्रिसिटी हैक करके बंद कर दी। इसके बाद नोलन इलेक्ट्रिशियन बनकर उस आदमी के घर पर पहुंच गया ताकि वो उसके अपार्टमेंट में कैमरा इंस्टॉल कर सके। उधर विक्टोरिया पुलिस चीफ से मिलती है और पूछती है कि उसका हस्बैंड अब तक अरेस्ट क्यों नहीं किया गया। तब उनकी बातों से हमें पता चलता है कि विक्टोरिया ने कॉर्नाट की कंपनी में पुलिस की रेड करवाई थी, क्योंकि कॉर्नाट डिवोर्स के बाद उसे फूटी कौड़ी भी नहीं देने वाला था। तब पुलिस चीफ बताता है कि उन्हें कंपनी में ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिससे वो लोग कॉर्नाट को अरेस्ट कर सके। तब विक्टोरिया कहती है कि अगर उसे कानून की तरफ से कुछ देर की आजादी मिल जाए तो वो ये प्रूफ कर देगी कि कॉर्नाट का टेररिस्ट से कनेक्शन है। तब पुलिस चीफ उसकी मदद करने मान गया। जिसके बाद विक्टोरिया लीडिया के अपार्टमेंट में गई और दीवार पर लगी एक बड़ी सी पेंटिंग के पास गई जो कई साल पहले विक्टोरिया ने लीडिया को गिफ्ट की थी। तब वो पेंटिंग देखकर विक्टोरिया को शक होता है कि 20 साल पुरानी पेंटिंग लीडिया ने अब तक संभाल कर क्यों रखी। इसीलिए विक्टोरिया चाकू से उस पेंटिंग को फाड़ देती है जिसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स रखे हुए थे और वो सारे डॉक्यूमेंट लेकर
लेकर अपने घर चली गई। आगे शाम में कॉनराड जब अपने घर आता है तब तक उसे पता चल चुका था कि डॉक्यूमेंट्स विक्टोरिया के पास है। इसीलिए घर आते ही कॉनराड विक्टोरिया से डॉक्यूमेंट्स मांगता है और कहता है कि अगर उसने वो डॉक्यूमेंट वापस नहीं किए तो शायद सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन विक्टोरिया ने डॉक्यूमेंट्स देने से मना कर दिया। लेकिन तभी डेनियल अपने पिता कॉनराड के सपोर्ट में आता है और विक्टोरिया से कहता है कि उसके पिता ने चाहे कितने भी बुरे काम किए हो लेकिन उन्होंने सब कुछ अपनी फैमिली के लिए किया। वही उसकी माँ विक्टोरिया ने आज तक किसी के लिए कुछ नहीं किया। अपने बेटे के मुंह से ऐसे शब्द सुनकर विक्टोरिया को बहुत बुरा लग रहा था। इसीलिए रात होने पर विक्टोरिया सारे डॉक्यूमेंट्स अपने बेटे डेनियल को दे देती है और वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद डेनियल अपने पिता कॉनराड को कॉल करके बता देता है कि डॉक्यूमेंट्स उसके पास है। तब विक्टोरिया दरवाजे के पीछे छुपकर डेनियल और उसके पिता की बातें सुन लेती है और रोने लगती है। कहानी में आगे हम नोलन को देखते हैं जो सिल्वर हेड वाले आदमी के अपार्टमेंट में कैमरा लगाने के बाद उस पर नजर रख रहा था। लेकिन तभी नोलन ने नोटिस किया कि वो कैमरा लाइव फुटेज नहीं दिखा रहा। इससे पहले कि नोलन कुछ समझ पाता पीछे से वही सिल्वर हेड वाला आदमी उस पर हमला कर देता है। दरअसल उसने शुरुआत में ही नोलन का लगाया कैमरा पकड़ लिया था और वो इन सबके पीछे के मास्टरमाइंड को पकड़ना चाहता था। वही दूसरी तरफ डेनियल डॉक्यूमेंट का ब्रीफ केस एमिली के घर पर लाता है और उसे स्टेयर्स के नीचे छुपा देता है। लेकिन एमिली ने उसे ब्रीफ केस छुपाते हुए देख लिया था। जिसके बाद डेनियल एमिली के घर पर रुक गया। लेकिन सुबह होते ही एमिली जोर जोर से चिल्लाने लगी जिसे सुनकर डेनियल जल्दी से उसके पास आता है। तब हम देखते हैं कि किसी ने एमिली के घर की विंडो का कांच तोड़ दिया था। जिसके बाद एमिली बताती है कि उसके घर में एक आदमी घुसा था जिसके बाल सिल्वर कलर के थे और वही डेनियल का ब्रीफकेस चुराकर भाग गया। ये सुनकर डेनियल समझ गया कि एमिली किसकी बात कर रही है। इसीलिए अगले दिन वो ये बात अपने पिता कॉनराड को बताता है कि उसके इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट सिल्वर हेड वाला आदमी लेकर भाग गया। ये सुनकर कॉनराड का पारा भी 7वें आसमान पर पहुंच गया। उधर डेनियल के जाने के बाद हमें पता चला कि डॉक्यूमेंट का ब्रीफकेस एमिली के पास था। एमिली उस ब्रीफकेस को खोलती है जिसमें एक हार्ड ड्राइव था। इसीलिए एमिली उसे अपने लैपटॉप पर लगाकर चेक करती है। तब एमिली को पता चला कि उसकी फाइल्स इंक्रिप्टेड है जिसे खोलने के लिए पासवर्ड की जरूरत है। इसीलिए एमिली नोलन को कॉल करती है लेकिन नोलन कॉल रिसीव नहीं करता। इसीलिए वो नोलन के घर पहुंच गई। तब एमिली ने देखा कि उसका लैपटॉप चालू था लेकिन नोलन उसे कहीं नजर नहीं आता क्योंकि टाउन के किसी कोने में सिल्वर हेड वाले आदमी ने नोलन को बांध कर रखा था जिसका लाइव फुटेज नोलन के लैपटॉप पर चल रहा था। तब वो आदमी कहता है कि एमिली को अपनी रियल आइडेंटिटी बतानी होगी। तब एमिली कहती है कि वो अपनी रियल आइडेंटिटी उससे मिलकर बताएगी क्योंकि एमिली उस आदमी से बदला लेना चाहती थी क्योंकि उसने ही एमिली के फादर को मारा था। ये सुनकर वो आदमी चौंक गया। जिसके बाद एमिली उस आदमी से उसकी बताई लोकेशन पर मिलने गई। जिसके बाद एमिली ने उस आदमी के कहने पर खुद को बेहोशी का इंजेक्शन लगा लिया और उसकी गाड़ी में बैठ गई। आगे एमिली को जब होश आया तब उसने देखा कि वो भी नोलन के साथ बंधी हुई थी और वो दोनों एक सीक्रेट चेम्बर में थे। जिसके बाद एमिली उस आदमी से कहती है कि अगर उसे सब कुछ जानना है तो उसे एमिली के बताए एड्रेस पर जाना होगा। इसीलिए वो आदमी उस एड्रेस पर जाने के लिए निकल गया। तब हमें पता चला कि एमिली ने उसे गलत एड्रेस दिया था ताकि वो उन दोनों से दूर जा सके। उस आदमी के जाने के बाद एमिली अपनी स्लीव में से एक टूल निकालती है और खुद को हथकड़ी से आजाद कर लेती है। जिसके बाद उसने नोलन के हाथ भी खोल दिए और अपने हाथ में एक रॉड पकड़ लिया। वही उस आदमी को पता चला कि एमिली ने उसे बेवकूफ बनाया। इसीलिए वो वापस वही पहुंच गया। तब एमिली उससे लड़ने के लिए तैयार थी। दोनों में कुछ देर लड़ाई होती है। जिसके बाद एमिली ने उसे रॉड के नीचे दबा लिया। लेकिन थोड़ी देर उस आदमी का गला दबाने के बाद एमिली उसे छोड़ देती है। जिसके बाद नोलन और एमिली वहाँ से निकल गए। आगे घर आने पर डेनियल एमिली पर भड़क गया क्योंकि वो ज्यादा समय अपने घर से गायब रहती और डेनियल से भी नहीं मिलती। जिसके बाद दोनों में कहासुनी हो गई और एमिली ने गुस्से में एंगेजमेंट रिंग उतार कर डेनियल को वापस कर दी। मतलब अब दोनों अलग हो गए थे। वही दूसरी तरफ नोलन उस ब्रीफकेस को पुलिस चीफ की कार की ट्रंक में रख देता है जिसमें विक्टोरिया के खिलाफ सारे सबूत थे। तब पुलिस चीफ वो सारे सबूत कोर्ट में पेश कर देता है। जिसके बाद विक्टोरिया को गवाही देने के लिए न्यूयॉर्क के कोर्ट में बुलाया जाता है। तब विक्टोरिया न्यूयॉर्क जाने के लिए अपना प्राइवेट जेट तैयार करवाती है। लेकिन कॉनराड उसे रोकने की कोशिश करने लगा क्योंकि उसे डर था कि कहीं विक्टोरिया को कुछ हो न जाए। तब विक्टोरिया उसका मजाक उड़ाती है और पुलिस चीफ के साथ अपने जेट में बैठ जाती है। तब हम सिल्वर हेड वाले आदमी को देखते हैं जो विक्टोरिया के प्लेन के नीचे से निकलकर भाग रहा था। मतलब अब वो एमिली के लिए काम करने लगा। तब हम न्यूज में देखते
Gracias. 完全に影響を。 Gracias. Gracias. 完全に影響を。 Gracias. 完全に影響を。 Gracias.完全に影響を。